गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल है आपके पास, फर्स्ट आर्टिकल इज डायरेक्टर स्फीयर। स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, मैंने डायरेक्टर सर्कल आपको करवाया था कॉनिक में, और डायरेक्टर सर्कल था लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस। कि इस तरह से आपके पास कॉनिक था और आपने दो टेंजेंट लाइन ली थी, दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल आ जाए तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस कहलाता है डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, आप चाहो तो पीछे देख भी सकते हो कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस कहलाता है डायरेक्टर सर्कल। अब 3 डायमेंशन में जो डायरेक्टर सर्कल है उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टर स्फीयर, और टेंजेंट लाइन की जगह वर्ड आएगा टेंजेंट प्लेन्स, और दो टेंजेंट लाइन की जगह वर्ड आएगा 3 टेंजेंट प्लेन्स। फिर से बता रही हूँ, डायरेक्टर सर्कल की जगह वर्ड डायरेक्टर स्फीयर, दो टेंजेंट लाइन की जगह 3 टेंजेंट प्लेन्स, लाइन की जगह प्लेन्स और दो की जगह 3। जिस तरह से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट का इंटरसेक्शन का लोकस डायरेक्टर सर्कल कहलाता है, इसी तरह से 3 टेंजेंट प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका लोकस कहलाएगा डायरेक्टर स्फीयर, प्रोवाइडेड जो तीनों टेंजेंट प्लेन है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे मेरे पास ये रूम है, ये रूम की एक दीवार है, दिस इज ए प्लेन। ठीक है, इसी तरह से एक प्लेन मैंने ये लिया, दिस इज अगेन ए प्लेन, और एक आप रूफ ले लो, दिस इज अगेन ए प्लेन। तीनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। ये जो सामने वाली दीवार है, रूफ आपस में परपेंडिकुलर है। ये प्लेन, ये जो डोर वाला जो प्लेन है और रूफ है वो आपस में परपेंडिकुलर है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो तीनों प्लेन ही ऐसे हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। और अगर इनका कॉमन पॉइंट निकालना चाहूँ जहाँ वो तीनों इंटरसेक्ट करें, तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करें, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो वो जो कॉर्नर है आपका, जो मैं अभी पेन से पॉइंट कर रही हूँ, दिस कॉर्नर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स। ठीक है, तो अगर ये तीनों टेंजेंट प्लेन्स हों तो जो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस कहलाएगा डायरेक्टर स्फीयर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो देखो, डायरेक्टर स्फीयर की क्या डेफिनेशन है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स। 2 की जगह 3, परपेंडिकुलर लाइन की जगह परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड इज कॉल्ड डायरेक्टर स्फीयर। और इस आर्टिकल में आपको लोकस निकालना है, मीन्स क्या निकालना है, डायरेक्टर स्फीयर निकालना है। आपके पेपर में ये भी आ सकता है टू फाइंड द डायरेक्टर स्फीयर, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर स्फीयर, या ऐसे भी आ सकता है टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन। तीनों ही तरह के क्वेश्चन में आपको ये आर्टिकल करना है, सेम आर्टिकल करना है। करते हैं। द गिवन कॉनिकॉइड इज ax² + by² + cz² = 1। देखो, वैसे तो जब भी किसी पॉइंट का लोकस निकालना होता है तो हम सपोज करते हैं लेट पॉइंट इज x1 y1 z1। मैं सपोज कर लेती हूँ, आपकी बुक में नहीं कर रखा तो मैं सपोज करके करवा रही हूँ, और जहाँ जहाँ चेंजेस बताऊँ आप अपने आप करते चले जाना। लेट x1 y1 z1 बी पॉइंट ऑफ intersection of 3 mutually perpendicular tangent planes। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स का इंटरसेक्शन हमने मान लिया x1 y1 z1। उसके बाद एक कंडीशन निकालनी है आपको x1 y1 z1 में, और रिप्लेस कर देना है x1 y1 z1 को x y z से। अब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, उनमें से एक प्लेन लिया। लेट वन ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन इज L1x + M1y + N1z = P1। तीनों में से एक प्लेन लिया मैंने, ठीक है, इसलिए मैंने कोफिशिएंट डाल दिए L1 M1 N1।
दूसरा प्लेन लूँगी तो कोफिशिएंट डाल दूँगी L2 M2 N2, और तीसरा प्लेन लूँगी तो कोफिशिएंट डाल दूँगी L3 M3 N3। ठीक है, अभी तो जस्ट ये एक प्लेन की इक्वेशन है। जैसे ही मैं इसमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट प्लेन बन जाएगा। तो अगर ये टेंजेंट प्लेन है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का सेटिस्फाई करेगा, मीन्स L² + A + M² B + N² C = P²। अब LMN की जगह आपके पास क्या L1 M1 N1, तो L1² A + M1² B + N1² C = P1²। यहाँ से वैल्यू P1 की निकालोगे, अनरूट आ जाएगा। और जैसे ही मैं P1 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगी, देन ये जो प्लेन आया है दिस इज द टेंजेंट प्लेन। ये टेंजेंट प्लेन नहीं था, लेकिन मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के कांस्टेंट निकाल के पुट कर दिया, तो अब आपके पास ये क्या बन गया, टेंजेंट प्लेन। अब मुझे बताओ कि जो पॉइंट x1 y1 z1 है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तीनों प्लेन पर लाई करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो वो कॉर्नर वाला पॉइंट है तीनों प्लेन पर लाई कर रहा है, रूफ पर भी, डोर पर भी, और ये सामने ब्लैक बोर्ड वाली दीवार पर भी। ठीक है, तीनों प्लेन पर लाई कर रहा है, यानी कि इस पर भी लाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करना, आपकी बुक में नहीं कर रखा, यहाँ आप लिख लेना सिंस, लिख लो आप, मैं बोलती जाती हूँ, सिंस पॉइंट x1 y1 z1 point x1 y1 z1 lies on plane 3, therefore लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, therefore तो लिखो L1 x1 + M1 y1 + N1 z1 is equal to L1² A + M1² B + N1² C का अनरूट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसे मैंने एक प्लेन लेके काम किया, आप बाकी दो लेके भी कर सकते हो। फर्क क्या है, जहाँ L1 M1 N1 है उसकी जगह आ जाएगा L2 M2 N2। सिमिलरली द अदर टू टेंजेंट प्लेन्स टू 1 आर, यहाँ क्या लिखोगे, L2 x1 M2 y1 + N2 z1 इज इक्वल टू दिस। ऐसे नेक्स्ट प्लेन के लिए L3 x1 M3 y1 N3 z1 इज इक्वल टू दिस। उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप आपको याद रखना है, जो ये तीन इक्वेशंस आई हैं इनकी स्क्वेयरिंग और एडिंग कर दो, तीनों की स्क्वेयरिंग और एडिंग। ठीक है, पहले मैं लेफ्ट में कर रही हूँ, देखो लेफ्ट वाला स्क्वेयर करूँगी और ऐड करूँगी। मैं एक ही स्टेप में 2-3 काम करके दिखा रही हूँ, आप चाहो तो अलग अलग यहाँ A + B + C का होल स्क्वेयर लगाना। ठीक है, यहाँ होल स्क्वेयर लगाना, फिर आप टर्म्स कलेक्ट कर लेना, x1² की टर्म इकट्ठी कर लेना, y1² की इकट्ठी कर लेना, z1² की, फिर x1 y1 y1 z1 सारी टर्म्स आप कलेक्ट कर लेना। मैं एक ही में करवाती हूँ, पहले x1² की टर्म कलेक्ट करती हूँ। जब आप इसका होल स्क्वेयर खोलोगे तो पहली टर्म आएगी L1 x1² कॉमन ले लो, अंदर बचेगा देखो x², सॉरी यहाँ x1 लिख लेना, x1² आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा L1² प्लस यहाँ आएगा आपके पास L2² x1² बाहर जा चुका है तो L2², फिर यहाँ आएगा L3² x1² बाहर जा चुका है तो प्लस L3²। ऐसे ही जब खोलोगे A² + B² + C², जब B² खोलोगे तो y1² की टर्म आएगी, वो टर्म आएगी M1² y1² वाली टर्म में से y1² कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा M1²। ठीक है, यहाँ खोलोगे M2² y1² कॉमन लिया M2², यहाँ से आएगा M3² y1² कॉमन लिया M3²। फिर देखो आप फॉर्मूला लगाओगे C² का, C² मीन्स N1² Z1² कॉमन ले लो, अंदर बचेगा N1², N2² Z1² बाहर आ चुके हैं N2², नेक्स्ट टर्म आएगी N3² Z1² बाहर लिया N3²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास वो फॉर्मूला लगाओगे 2 + 2ab 2bc 2ca। जब 2ab का फॉर्मूला लगाओगे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या टर्म आएगी 2l1 m1 x1 y1, तो 2x1 y1 आप कॉमन ले लेना। ठीक है, जब 2x1 y1 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या टर्म आएगी l1 m1, यहाँ से आएगी l2 m2, ठीक है, और यहाँ से आएगी L3 M3, ये वाली टर्म। इसी तरह से जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म आएगी 2m1 n1 y1 z1, तो 2y1 z1 बाहर ले लेना, अंदर आएगी m1 n1 m2 n2 m3 n3
प्लस जब इनको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टर्म आएगी 2n1l1x1z1। ठीक है, तो 2z1x1 बाहर लिया। ठीक है, अंदर क्या आएगी n1l1, इनको मल्टीप्लाई करोगे n2l2 प्लस n3l3 इज इक्वल टू, यहाँ इसका स्क्वेयर करोगे अंडरूट कैंसिल, इसका स्क्वेयर करोगे अंडरूट कैंसिल, इसका स्क्वेयर करोगे अंडरूट कैंसिल। डायरेक्ट ऐड करना है, डायरेक्ट देखो फर्स्ट टर्म को ऐड कर दो, 1/a कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा l1 स्क्वेयर प्लस l2 स्क्वेयर प्लस l3 स्क्वेयर, 1/a कॉमन आया, l1 स्क्वेयर प्लस l2 स्क्वेयर प्लस l3 स्क्वेयर प्लस इन तीन टर्म को ऐड करो, 1/b कॉमन आ जाएगा, अंदर m1 स्क्वेयर m2 स्क्वेयर m3 स्क्वेयर, 1/b कॉमन, m1 स्क्वेयर प्लस m2 स्क्वेयर प्लस m3 स्क्वेयर प्लस यहाँ से देखो 1/c कॉमन आ जाएगा, अंदर n1 स्क्वेयर प्लस n2 स्क्वेयर प्लस n3 स्क्वेयर, ये टर्म आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर आपके प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, मैं प्लेन परपेंडिकुलर वाली रिलेशन आपको बता रही हूँ, तो आपके पास जो अगर तीनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो जो स्क्वेयर वाली टर्म होगी जैसे l1 स्क्वेयर प्लस m1 स्क्वेयर प्लस n1 स्क्वेयर वो 1 हो जाएगी, l1 स्क्वेयर प्लस l2 स्क्वेयर प्लस l3 स्क्वेयर वो टर्म 1 हो जाएगी, मीन्स स्क्वेयर वाली तो 1 हो जाएगी जो सेम है। ठीक है, और अगर इस टाइप की टर्म है l1 l2, ठीक है, l3 l1 l1 l2 l2 l3 l3 l1 ये 0 हो जाएगी, या फिर ऐसी टर्म है l1 m1 प्लस l2 m2 प्लस l3 m3 ये सारी टर्म क्या हो जाएंगी 0, मीन्स स्क्वेयर वाली 1 होगी, बाकी सारी टर्म्स क्या होंगी 0। रीज़न क्या है, किसका रिजल्ट है ये आपके परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन्स का। तो देखो ये टर्म 1 हो जाएगी, यहाँ आएगा x1 स्क्वेयर, ये टर्म 1 y1 स्क्वेयर, दिस टर्म इज अगेन 1 z1 स्क्वेयर, ये टर्म 0, ठीक है, ये टर्म तो पूरी की पूरी 0 ही हो जाएगी, ये टर्म 0 ये टर्म 0, फिर ये टर्म 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो देखो आपके पास नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर प्लस z1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो एक कंडीशन आ गई आपके x1 y1 z1 में। लॉकस के लिए क्या करोगे आप, लिखना लॉकस विल बी x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। मीन्स x1 y1 z1 को रिप्लेस कर देना x y z से और ये आपके पास आ जाएगा डायरेक्टर स्फीयर। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं नॉर्मल। जिस तरह से देखो आपने 2 डायमेंशन में नॉर्मल को डिफाइन किया था परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, उसी तरह से यहाँ है नॉर्मल। यहाँ क्या होगा, लाइन की जगह प्लेन वर्ड आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल एट एनी पॉइंट P ऑफ ए सरफेस इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन। जो परपेंडिकुलर हो टेंजेंट प्लेन पर वो क्या कहलाता है, नॉर्मल। आपको ध्यान हो इसमें करना भी बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हमने पहले किया था। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। देखो नॉर्मल हमेशा एक लाइन होती है और लाइन के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट जिससे वो लाइन पास हो जाए और एक उसकी डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो जब नॉर्मल एट एनी पॉइंट P बात कर रही हूँ तो देखो लिखा है ना, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 z1 ऑफ द एलिप्सॉइड। इक्वेशन क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, पॉइंट x1 y1 z1 पर फाइंड आउट करना है और आपको कोनिकॉइड क्या दे रखा है, एलिप्सॉइड दे रखा है x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1। अब अगर आपको नॉर्मल x1 y1 z1 से फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स ये नॉर्मल इस पॉइंट से पास कर रहा है। अगर इससे पास कर रहा है तो एक पासिंग पॉइंट आपको चाहिए था, वो आपको मिल गया। तो पासिंग पॉइंट क्या है आपका, x1 y1 z1। अब आपको चाहिए प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज, सॉरी लाइन की डायरेक्शन रेशियोज। अगर लाइन की डायरेक्शन रेशियोज और आपके पास हो तो आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी किसी परपेंडिकुलर की डायरेक्शन रेशियोज निकालनी हो तो आप वो प्लेन ले लो जिस पर वो लाइन परपेंडिकुलर हो। तो उस प्लेन के अंदर x, y, z के जो कोफिशिएंट है वो आपको क्या दे देंगे, डायरेक्शन रेशियोज।
अब आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो आपको ये चेक करना है कि जो ये नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल लाइन है किस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है नॉर्मल किस लाइन पर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट प्लेन पर। तो मैं क्या करूँगी, पहले टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख लेती हूँ, और टेंजेंट प्लेन के अंदर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे वो आपको क्या दे देंगे, डायरेक्शन रेशियोज। द गिवन इलिप्सॉइड इज दिस। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1 लिखते हैं, वो आप लास्ट वीडियो में सीख चुके हो। वो क्या बनेगा, x(x1) बाई ए स्क्वेयर। आपको पता है एक एक एक्स वाई जेड को x1 y1 z1 से रिप्लेस करते जाते हैं। यहाँ आ जाएगा y(y1) बाई बी स्क्वेयर, z(z1) बाई सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब आपको डायरेक्शन रेशियोज चाहिए थे नॉर्मल के। नॉर्मल इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन के कोफिशिएंट होंगे वो क्या दे देंगे आपको, डायरेक्शन रेशियोज। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, x1 बाई ए स्क्वेयर, ठीक है, y1 बाई बी स्क्वेयर, z1 बाई सी स्क्वेयर। तो लिखा देखो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल आर प्रोपोर्शनल। या तो डायरेक्शन रेशियोज वर्ड लिखो या डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल। आर प्रोपोर्शनल का मतलब भी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ही है। डायरेक्शन रेशियोज क्या बने, एक्स वाई जेड कोफिशिएंट x1 बाई ए स्क्वेयर, y1 बाई बी स्क्वेयर, z1 बाई सी स्क्वेयर। तो पासिंग पॉइंट x1 y1 z1 था, तो लिख लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और ये सारे डायरेक्शन रेशियोज आपके नीचे आ जाएंगे। अब पेपर में सिर्फ आता है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हो। इसकी दो फॉर्म है, अगर आपके पास बाय नेम फॉर्म आती है तो आपको वही फॉर्म करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेकंड फॉर्म ऑफ नॉर्मल, एब्रिस्ड फॉर्म। एब्रिस्ड फॉर्म देखते हैं, देखो क्या है कि जो भी आपको कॉनिकॉइड दे रखा है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड के अलावा बाकी टर्म्स कॉन्स्टेंट है। तो उसको सपोज किया एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस 1 की जो भी आपका कॉनिकॉइड है उसको भी एक साइड ले गई -1। देन अब यहाँ से इसको पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, 2x बाई ए स्क्वेयर, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 2y बाई बी स्क्वेयर, पार्शियली करना है। जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y और z ऐसे कॉन्स्टेंट काम करेंगे। ऐसे कर ली f बाई कर ली z निकाला 2z बाई सी स्क्वेयर। अब x को x1 से रिप्लेस कर दो, कर ली f बाई कर ली x1 इज 2x1 बाई ए स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ भी y की जगह y1 किया, z की जगह z1। अब यहाँ से वैल्यू निकालो x1 बाई ए स्क्वेयर की, क्योंकि देखो यहाँ डायरेक्शन रेशियोज x1 बाई ए स्क्वेयर है। x1 बाई ए स्क्वेयर निकालोगे 2 नीचे आ जाएगा, 1 बाई 2 कर ली f1 बाई कर ली x1, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं इसको, कर ली 1 बाई 2 सॉरी x1 बाई स्क्वेयर क्या है 1 बाई 2 कर ली f बाई कर ली x1, ठीक है। y1 बाई बी स्क्वेयर 1 बाई 2 कर ली f बाई कर ली y1 एंड z1 बाई सी स्क्वेयर इज 1 बाई 2 कर ली f बाई कर ली z1। और फिर वो जो वैल्यूज हमें निकाली है वो इसकी जगह पुट कर दो, मीन्स ये वैल्यूज आपकी इस फॉर्म में आ जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास ये कौन सी फॉर्म आ गई, एब्रिस्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म। डायरेक्शन कोसाइन और रेशियोज तो सिंपल सी बात है, इसको आपने कोसाइन में कन्वर्ट करना है, और कोसाइन के लिए क्या करते हो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो आप, ठीक है। तो अब आप करो, देखो मैग्नीट्यूड से डिवाइड, यहाँ देखो ये आपके रेशियोज थे x1 बाई ए स्क्वेयर प्लस y1 बाई बी स्क्वेयर प्लस z1 बाई सी स्क्वेयर। इसके मैग्नीट्यूड अभी ऊपर का मत देखना, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो x1 बाई ए स्क्वेयर, मैग्नीट्यूड क्या बनेगा अंडरूट x1 बाई ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस y1 बाई बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस z1 बाई सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये क्या बन गए डायरेक्शन कोसाइंस। फिर देखो जो ये 1 अपॉन करके टर्म है ना, इसका नाम p दे दिया, ठीक है। p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट प्लेन। ये मैं भी आपको बता देती हूँ कैसे लिखा है। अभी आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है कि इस पूरी की पूरी टर्म का क्या नाम दे दिया, 1 अपॉन करके जो ये टर्म है इस टर्म का नाम दे दिया p। तो ये बन गया आपका p x1 बाई ए स्क्वेयर, p y1 बाई बी स्क्वेयर, p z1 बाई सी स्क्वेयर, और फिर यहाँ रेशियोज की जगह क्या पुट कर दिया, कोसाइंस। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई आपकी, डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा ये मैं p बता रही थी आपको, ये और देखो, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी मैं आपको।
P क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर 0 0, दिस इज द सेंटर 0 0, यहाँ से कहाँ तक है, टेंजेंट प्लेन टू, दिस इज टेंजेंट प्लेन, ठीक है। टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं, लेट दिस इज टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन है x(x1) प्लस y(y1), x(x1) बाई a स्क्वेयर प्लस y(y1) बाई b स्क्वेयर प्लस z(z1) बाई c स्क्वेयर इक्वल टू 1। आपको ये लेंथ निकालनी है। देखो आपने सीखा हुआ होगा, अगर मान लो कोई पॉइंट आपके पास x y z है या x1 y1 z1 है और कोई प्लेन आपके पास है ax प्लस पी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आपने 12th क्लास में सीखा होगा कि एक्स वाई जेड को जो है x1 y1 z1 से रिप्लेस कर दो, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी z1 प्लस डी, फिर मोड भी लगा देते हैं कि कोई नेगेटिव टर्म हो तो पॉजिटिव बन जाए, डिवाइडेड बाय अंडरूट, ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर को ऐड कर दो, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर लेंथ निकालने का। यहाँ निकालो ये लेंथ, तो परपेंडिकुलर लेंथ को P से इंडिकेट किया है, x1 एक्स वाई जेड, दिस एक्स वाई जेड की जगह पुट कर दो 0। जब मैं 0 पुट करूँगी, हाँ जी, जब मैं 0 पुट करूँगी आपके पास, तो ये टर्म तो देखो आपकी 0 हो जाएगी, ये -1 इधर आएगा, -1 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडरूट, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, x1 बाई ए स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर करना है, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, y1 बाई बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, प्लस z का कोफिशिएंट क्या है आपका, z1 बाई सी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ठीक है। -1 का मोड 1 हो जाता है, तो आपके पास यही तो टर्म है। देखो ये सेम टर्म है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, P, वेयर P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट प्लेन। तो आपके पास ये जो है ये कौन सी फॉर्म आ गई, कोसाइंस फॉर्म आ गई। इसके बाद भी अगर स्टूडेंट किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, और नेक्स्ट आर्टिकल पे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।